हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन में। दोस्तों, धरतीपुत्र फाउंडेशन चैनल जो कि पूर्णतः निःशुल्क है और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति है जो कि कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। जिसमें प्यारे बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और केमिस्ट्री में कल की जो टॉपिक थी हमारी, कल की टॉपिक थी जिसमें हम आपको बताए थे ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, फिर उसके बाद आपको बताया थे संपीड्यता क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई थी। जो लास्ट हेडिंग जो डालकर छोड़ी गई थी हम लोगों की संपीड्यता के बारे में हम आपको बताए थे। उससे पहले संपीड्यता के जस्ट बाद जो है हम जो हेडिंग डाले थे, हेडिंग थी हमारी विसरण। प्यारे बच्चों, विसरण क्या होता है, विसरण के बारे में हम चर्चा करने वाले थे आज। विसरण, इससे पहले के जो टॉपिक चर्चा कर चुके थे एक बार उन पे भी प्रकाश डाल लेते हैं कि ऊर्ध्वपातन था आपका, वाष्पन था, वाष्पीकरण इसी को कह रहे थे। उसके बाद था आपका संघनन। इससे पहले संपीड्यता के बारे में भी बता चुके थे। संपीड्यता क्या है प्यारे बच्चों, इन सब टॉपिक के बारे में कल जो है हम लोग डिस्कस किए थे, चर्चा किए थे। आज जो है हम लोग प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे विसरण के बारे में चर्चा करेंगे। विसरण क्या होता है, तो विसरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखते हैं विसरण क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये जो विसरण की जो घटना है, आप चूंकि पढ़ रहे थे अवस्था परिवर्तन, जब आप अवस्था परिवर्तन पढ़ रहे थे तो अवस्था परिवर्तन में ये बताया गया था ठोस, द्रव, गैस और इनकी अवस्था को कैसे परिवर्तित किया जाता है। और इसी अवस्था परिवर्तन से ही यह एक निकला हुआ भाग है जो विसरण के नाम से जाना जा रहा है। विसरण का पहले परिभाषा क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, विसरण का जो डिफिनेशन होगा, दो विभिन्न पदार्थों, विसरण का जो डिफिनेशन जो होगा आपका, विसरण का डिफिनेशन कुछ इस तरह से होगा कि दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना, स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। खैर बच्चों, विसरण की जो घटना की अगर आप बात करेंगे कि सर विसरण होता कहाँ पे है, तो स्टार पॉइंट में करके हम लोग इसको भी नोट कर लेते हैं कि विसरण होता कहाँ पे है। तो आप कहेंगे कि सर विसरण की जो घटना है वो सबसे ज़्यादा गैस में होती है। विसरण की घटना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, गैस में। इसको भी नोट कर लेते हैं कि विसरण सबसे ज़्यादा गैस में होता है।
विसरण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? गैस में। प्यारे बच्चों, विसरण के बाद हम लोग जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे उसका नाम है डेनिसिटी, घनत्व। डेनिसिटी क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप साथ साथ अगर लिखते चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी डिफिनेशन और स्टार पॉइंट वगैरह लिखवाया जा रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह रख लीजिए या फिर साथ साथ लिखते चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, घनत्व क्या होता है। जिसको इंग्लिश में डेनिसिटी कहते हैं। अगर घनत्व की बात की जाए तो घनत्व के बारे में हम लोग पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हैं कि सर घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है और घनत्व कहते किसे हैं। तो घनत्व का अगर फार्मूला देखा जाए तो आप कहेंगे कि सर घनत्व का जो फार्मूला होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन होता है। आयतन के बारे में आप लोग पढ़े हैं। आयतन के बारे में चूँकि अभी हम इससे पहले वीडियो में भी आयतन की जिक्र कर चुके हैं, द्रव्यमान का भी जिक्र कर चुके हैं कि आयतन क्या होता है। बता रहे थे कि किसी पदार्थ का जब आयतन, आकृति, इन सब के बारे में हम चर्चा किए हुए थे। तो आयतन क्या होता है इसके बारे में बता चुके हैं। अब इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं कि घनत्व का डिफिनेशन क्या होगा। ये तो इसका फार्मूला है घनत्व का। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं परिभाषा। घनत्व का परिभाषा क्या है। किसी तत्व के द्रव्यमान, किसी तत्व के द्रव्यमान, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं या इसी को डेनिसिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों, घनत्व कहते हैं। तो ये आपका घनत्व का डिफिनेशन हो गया। प्यारे बच्चों, घनत्व बराबर फार्मूला भी आपको बता दिए। इसका फार्मूला क्या होगा, तो ये आप फार्मूला भी इसका देख लिए और इसका हम लोग परिभाषा भी देख लिए, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेपर में हर साल आता है या पूछा जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, जो हम लोग नेक्स्ट जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग जो होगी गुप्त ऊष्मा डालेंगे हेडिंग। गुप्त ऊष्मा। प्यारे बच्चों, गुप्त ऊष्मा की अगर बात की जाए तो अवस्था परिवर्तन के समय में स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, अवस्था परिवर्तन के समय में स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इस डिफिनेशन को हम नोट कर देते हैं, इस पे बोर्ड पे लिख देते हैं कि
अवस्था परिवर्तन के समय अवस्था परिवर्तन के समय अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई ऊष्मा या एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक बार पुनः डिफिनेशन को देख लेते हैं कि अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ओआर करके इसका दूसरा भी डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका एक और डिफिनेशन जो कि बोर्ड के एग्जाम से या फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो इकाई द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो इकाई द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है। गुप्त ऊष्मा कहलाती है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। या फिर ओआर करके दूसरा डिफिनेशन इसका है कि किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा होती है या ऊष्मा की वह इकाई जो इकाई द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय
जो इकाई द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है। अवशोषित का मतलब कि सोख ली जाती है, जो ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं इसमें कि इसमें ताप का जिक्र किया गया है कि स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो ताप क्या होता है, ताप का हम लोग जिक्र इसमें आया है और ताप का इसके आगे हम लोगों को काम भी है, मतलब आपके चैप्टर में तापमापी से रिलेटेड टॉपिक भी है। तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, ताप क्या है, जिसको टेम्परेचर कहते हैं। ताप टेम्परेचर, ताप का परिभाषा अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो हम जानते हैं कि ताप आप जैसे अगर जब भी किसी को या किसी व्यक्ति को जब भी अगर बुखार आ जाता हो या फिर गर्मी के दिनों में हम देखे हैं कि लोग कहते हैं कि आज का तापमान बहुत ज़्यादा गर्म है, या फिर जब हम कभी ठंडी में देखते हैं कि ठंडी के दिनों में ये पता चलता है कि बहुत काफ़ी ठंडी लग रही है, टेम्परेचर जो है नीचे गिर गया, 0 डिग्री से भी नीचे हो गया है या 0 डिग्री हो गया है। इस तरह से 5 डिग्री 10 डिग्री ऐसे आप देखते होंगे या सुनने को मिलता होगा। तो प्यारे बच्चों, ताप कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। ताप जो है, ताप किसी वस्तु के किसी वस्तु की गर्म या ठंडा होने की मात्रा है। ताप क्या है बच्चों, ताप किसी वस्तु की गर्म या ठंडा होने की माप है। प्यारे बच्चों, ताप जो है किसी वस्तु की गर्म या ठंडा, किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडापन की माप ही क्या कहलाती है, ताप कहलाती है। प्यारे बच्चों, ताप से रिलेटेड अगर देखा जाए तो जो ताप मापने का जो यंत्र जो होता है या ताप मापने की जो मशीन जो होती है उसको हम लोग तापमापी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तापमापी। ताप मापने की यंत्र को क्या कहते हैं, तापमापी। इसका भी डिफिनेशन हम लोग नोट कर लेंगे। ताप मापने की यंत्र को तापमापी कहते हैं। ताप मापने की यंत्र को तापमापी कहते हैं। ताप मापने की यंत्र को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तापमापी कहते हैं। अब अगर तापमापी की बात की जाए कि सर तापमापी कैसे क्या होता है या कैसे ताप को मापते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक इस तरह से इस पेन के आकार का या पेन की तरह ही एक लंबा सा कोई कांच का एक पेन की आकृति का कोई कांच होता है और जिसको वहीं कहीं हाथ पे लगा करके या फिर इसको जीभ पे लगा करके मुख में डाल करके इससे टेम्परेचर को मापते हैं। प्यारे बच्चों, वो जो
ताप मापने का जो मशीन जो होता है, जो यंत्र जो होता है, वह डॉक्टर के पास दो प्रकार के रखे रहते हैं। एक तो जो होता है उसको सेल्सियस तापमापी बोलते हैं, दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट तापमापी। आप कहेंगे कि सर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है? प्यारे बच्चों, ताप मापने की जो यंत्र है वह 4 प्रकार के होते हैं। ताप मापने के यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आप कहेंगे कि सर ताप मापने के यंत्र 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो जो पहला जो होता है प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं सेल्सियस तापमापी, जो दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट तापमापी, और जो तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं केल्विन तापमापी, और जो चौथा जो होता है उसको बोलते हैं र्यूमर तापमापी। प्यारे बच्चों, एक बार पुनः हम ताप से फिर से इसको चर्चा कर लेते हैं इसका कि ताप कहते किसे, तापमापी क्या होता है और तापमापी के प्रकार कितने होते हैं। ताप का अगर डिफिनेशन देखा जाए, ताप किसी वस्तु की गर्म या ठंडा होने की माप है। ताप जो है किसी वस्तु की गर्माहट या उसके ठंडापन की माप है, उसकी माप करने की इकाई है ताप। तो ताप का ये डिफिनेशन हो गया। फिर कह रहे हैं प्यारे बच्चों तापमापी, तो ताप मापने की यंत्र को तापमापी कहते हैं। ताप मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? तापमापी कहते हैं। ताप मापने की यंत्र को तापमापी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तापमापी के प्रकार। हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग होगा तापमापी के प्रकार। तापमापी कितने प्रकार के होते हैं? प्यारे बच्चों, हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे ये मुख्य रूप से या ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, इनका नाम क्या क्या है? तो आप कहेंगे कि सर इनका नाम जो है, पहले वाले का नाम जो है आप कहेंगे कि सर इसका नाम सेल्सियस तापमापी है। सेल्सियस तापमापी। प्यारे बच्चों, जो दूसरा जो होता है, दूसरा तापमापी, इसका नाम है फ़ारेनहाइट तापमापी। प्यारे बच्चों, जो तीसरा जो है आपका, इसका नाम है केल्विन तापमापी। केल्विन तापमापी। प्यारे बच्चों, चौथा जो है आपका, इसका नाम है र्यूमर तापमापी। र्यूमर तापमापी। प्यारे बच्चों, तापमापी 4 प्रकार के। तापमापी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जो पहला सेल्सियस तापमापी, दूसरा फ़ारेनहाइट तापमापी, तीसरा आपका हो गया केल्विन तापमापी, और चौथा जो होता है वो होता है आपका र्यूमर तापमापी। प्यारे बच्चों, सेल्सियस तापमापी की डिफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे कि सेल्सियस तापमापी होता क्या है। हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग होगा सेल्सियस तापमापी। सेल्सियस तापमापी। सेल्सियस तापमापी की अगर परिभाषा देखी जाए प्यारे बच्चों, तो इसका डिफिनेशन जो होगा आप लिखेंगे कि
इस तापमापी की खोज, इस तापमापी की खोज इस तापमापी की खोज सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो सेल्सियस तापमापी है वह एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सेल्सियस। उन्होंने अपने नाम पर ही इस तापमापी का नाम दिया, सेल्सियस तापमापी। सेल्सियस तापमापी की खोज सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब इसमें और क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे इस तापमापी में या इस तापमापी का, इस तापमापी का हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमापी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्यारे बच्चों, हम हिमांक और क्वथनांक के बारे में इससे पहले की वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। हिमांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा जो अभी हम कल की जो टॉपिक लिखवा रहे थे, कल के टॉपिक में हम एक हेडिंग डलवाए थे नोट, और नोट में भी हम बताए थे कि जो जल जो होता है, जल का मतलब पानी, जल, जल में हम ये बताए थे कि जल का हिमांक बिंदु या जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री होता है। ये बताए थे कि जल का हिमांक जो होता है प्यारे बच्चों, वो ये बताए थे कि 0 डिग्री होता है, तथा क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक 100 डिग्री बताए थे। प्यारे बच्चों, ये कल नोट में हम लिखवाए हुए थे, जल का हिमांक 0 डिग्री होता है और क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यही इसमें सेल्सियस तापमापी जो है, हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो हेडिंग पढ़ेंगे, सॉरी, इसी में एक और पॉइंट नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों कि इसमें जो सेल्सियस तापमापी होता है, इसमें कुल खानों की संख्या 100 होती है। इसी में नोट कर लेंगे हम लोग। इसमें कुल खानों की संख्या, खानों की संख्या 100 होती है। इसमें कुल खानों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है। प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो आपका सेल्सियस तापमापी है, यह कुछ इस आकार का बनता है। थोड़ा सा आकृति बना देते हैं इसका। प्यारे बच्चों, सेल्सियस तापमापी आप देखे होंगे कुछ इस आकार का ऐसे बनता है। थोड़ा सा आप लोग फिगर को अच्छे से देख लीजिएगा। फिगर
टेढ़ा हो जा रहा है आपका। तो इनके बीच प्यारे बच्चों इस तरह से कुछ आकृति होती है। इनके बीच जो टोटल ये खाने जो होते हैं इस तरह से, ये टोटल खानों की संख्या 100 होती है। प्यारे बच्चों, जो सेल्सियस तापमापी जो होता है, सेल्सियस तापमापी में टोटल खानों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। तो अभी फिगर हम लोगों को नहीं बनाना है, फिलहाल हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग जो होगा प्यारे बच्चों, ये होगा फ़ारेनहाइट तापमापी। फ़ारेनहाइट तापमापी, फ़ारेनहाइट तापमापी। प्यारे बच्चों, फ़ारेनहाइट तापमापी क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब अभी तो हम लोग इससे पहले जो सेल्सियस तापमापी पढ़ें, कि सेल्सियस तापमापी ऐसी तापमापी जिसकी खोज सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्यारे बच्चों, जब अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट भी एक ऐसी तापमापी है जिसकी खोज फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब इसमें क्या होता है, फ़ारेनहाइट तापमापी में भी, फ़ारेनहाइट तापमापी भी ताप मापने का ही यंत्र है। यह भी एक प्रकार का यंत्र है जो ताप मापने काम आता है। जो अपने गांव देहात वगैरह में या फिर जो छोटे डॉक्टर जो होते हैं, जैसे क्लिनिक खोल करके जो लोग बैठे रहते हैं, उसमें फ़ारेनहाइट तापमापी का वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, फ़ारेनहाइट तापमापी में इसका जो हिमांक बिंदु जो होता है फ़ारेनहाइट तापमापी का, वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट तापमापी का जो क्वथनांक बिंदु जो होता है वह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इनके बीच टोटल कुल खानों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 180 खाने होते हैं टोटल। प्यारे बच्चों, इस तापमापी के बारे में इसकी हेडिंग कल हम लिखवाएंगे, और आज के लिए हम लोग इसी पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।